पर चर्चा होती है तो हम एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं, मतलब एक मशीन की तरह। हाँ, इंसान को वो स्पष्टता चाहिए ही होती है। बिल्कुल। जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर उस लाइन की ओर इशारा करके बता देता है कि समस्या यहाँ है और इसे ऐसे फिक्स किया जाएगा। सब कुछ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट होता है। सही कहा। हमारे दिमाग को ये स्पष्टता बहुत पसंद है। मतलब हम चाहते हैं कि हर चीज को मापा जा सके, देखा जा सके और उसे एक साफ सुथरे खांचे में रखा जा सके। लेकिन समस्या ये है कि आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो समाज और विकलांगता के विषय पर केंद्रित है, वे इस एक्सरे मशीन वाले नजरिए को पूरी तरह से नकार देते हैं। वाकई, यहाँ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आज के इस गहन अध्ययन का मकसद इस बात की पड़ताल करना है कि कैसे मानव समाज ने विकलांगता को एक श्राप मानने से लेकर इसे एक मानवाधिकार के रूप में स्वीकार करने तक का सफर तय किया है। और ये सिर्फ इतिहास की टाइमलाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि हमारी सामूहिक सोच कैसे विकसित हुई और कैसे उस सोच ने लाखों लोगों की वास्तविकता को आकार दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विकास क्रम में सबसे बड़ा सबक यही उभर कर आता है कि समस्या हमेशा व्यक्ति के शरीर या दिमाग के भीतर नहीं होती। अच्छा, तो समस्या कहाँ होती है? अक्सर असली समस्या उस चश्मे में होती है जिससे समाज दुनिया को देखता है। समाज का ये नजरिया ही ये तय करता है कि किस व्यक्ति को मुख्य धारा में जगह मिलेगी और किसे हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। स्रोतों में जो प्राचीन इतिहास का संदर्भ दिया गया है ना, वो इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। हाँ, वो प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य वाला हिस्सा सच में सोचने पर मजबूर करता है। मैं पढ़ रही थी कि ऐतिहासिक रूप से विकलांगता को कर्म के सिद्धांत या पिछले जन्मों के पाप के रूप में देखा जाता था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शारीरिक चुनौती के साथ पैदा हुआ है तो उसे उसके भाग्य का फैसला मान लिया जाता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में समाज विकलांगता को एक रहस्यमयी श्राप के चश्मे से देखता था, जिसे सिर्फ दया की जरूरत थी, बदलाव की नहीं? एकदम सही सवाल है। इस तरह की सोच का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि समाज खुद को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर लेता है। मतलब जब कोई स्थिति कर्म या दैवीय प्रकोप का नाम ले लेती है तो वह व्यक्ति समाज का एक समान नागरिक रह ही नहीं जाता। वो बस एक दया का पात्र बन जाता है। हाँ, वो एक ऐसा प्राणी बन जाता है जिसे सिर्फ सहानुभूति चाहिए। अगर सब कुछ भाग्य का लिखा है तो फिर किसी भी तरह के सामाजिक या ढांचागत बदलाव की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती ना। यह नहीं चढ़ पा रहा है और समाज मानता है कि ये उसका कर्म है, तो कोई भी रैंप बनाने के बारे में क्यों सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। लोग बस उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा अफसोस जताएंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये एक तरह से यथास्थिति को बनाए रखने का बहुत ही सुविधाजनक तरीका था। और यही कारण है कि सदियों तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। समाज इस अंधविश्वास और दानशीलता के मॉडल में ही फंसा रहा। फिर बदलाव कैसे आया? देखिए, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ, नजरिया बदला। समाज इस कर्म वाले दृष्टिकोण से हटकर एक चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ा। और फिर 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2006 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हम UNCRPD कहते हैं, उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। पैराडाइम शिफ्ट किया। इसने वैश्विक स्तर पर यह स्थापित किया कि दिव्यांग व्यक्ति दान या चिकित्सा के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे समान अधिकारों वाले विषय हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि अब राज्यों और सरकारों पर यह कानूनी और नैतिक बाध्यता आ गई कि वे अपने नागरिकों को केवल जिंदा रखने की नहीं, बल्कि उन्हें गरिमा के साथ जीने के समान अवसर देने की व्यवस्था करें। और भारतीय संदर्भ में भी इस बदलाव की गूंज बहुत साफ सुनाई देती है। स्रोतों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का शुरुआती दृष्टिकोण पूरी तरह से कल्याणकारी योजनाओं, मतलब वेलफेयर स्कीम्स पर केंद्रित था। हाँ, शुरुआती दौर में ऐसा ही था। सरकार का ध्यान मुफ्त राशन बांटने, पेंशन लेने या व्हीलचेयर वितरण शिविर लगाने तक सीमित था। ये मदद तो थी, लेकिन इसमें सशक्तिकरण नहीं था। सही कहा, क्योंकि कल्याणकारी दृष्टिकोण में एक अंतर्निहित पदानुक्रम होता है। मतलब जो मदद दे रहा है वो ऊपर है और जो ले रहा है वो नीचे है। हाँ, एक तरह का एहसान। एकदम। भारत में धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि सिर्फ आर्थिक मदद या उपकरण बांट देना काफी नहीं है। अगर आपने किसी को व्हीलचेयर दे दी, लेकिन स्कूल या दफ्तर की इमारत में जाने के लिए रैंप ही नहीं बनाया,
तो उस व्हीलचेयर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। यहीं से भारत ने अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच कोई एहसान नहीं बल्कि एक बुनियादी अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक सफर है, कर्म से लेकर कल्याण और फिर अधिकार तक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। समाज की ये सोच एक सीधी रेखा में नहीं बदली है, रातों रात कुछ नहीं हुआ। हाँ, कई परतें हैं इसमें। स्रोतों में विकलांगता को परिभाषित करने वाले 4 मुख्य मॉडलों का जिक्र है, जो आज भी हमारे आसपास एक साथ काम करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इन मॉडल्स का गहराई से विश्लेषण करें तो सबसे पहला वही दानशीलता मॉडल या चैरिटी मॉडल है। हाँ, ये दानशीलता मॉडल पूरी तरह से त्रासदी और दया के इर्द गिर्द घूमता है। ये मॉडल ऐसा मानता है कि विकलांगता एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस नजरिए वाले लोग दिव्यांगजनों को हमेशा एक पीड़ित की तरह देखते हैं। ये मॉडल अक्सर मीडिया या फंड रेजिंग अभियानों में बहुत दिखता है, जहाँ दुखद संगीत और लाचारी की छवियों का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। और इस दानशीलता मॉडल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये उस व्यक्ति से उसकी एजेंसी, मतलब फैसले लेने की क्षमता छीन लेता है। बिल्कुल छीन लेता है। जब समाज किसी को लगातार दया के नजर से देखता है तो वो उसे अपने बराबर का वयस्क नहीं मानता, बल्कि उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है, जैसे लगातार देखभाल की जरूरत है। एकदम सही। और इसके बाद जो दूसरा मॉडल आता है वो है चिकित्सीय मॉडल या मेडिकल मॉडल। जैसे ही चिकित्सा विज्ञान ने तरक्की की, चीजों को विज्ञान के चश्मे से देखा जाने लगा। हाँ, वो एक्सरे मशीन वाला चश्मा। बिल्कुल। इस मॉडल का मूल विचार यह है कि विकलांगता दरअसल व्यक्ति के भीतर की एक शारीरिक या मानसिक खराबी है, और क्योंकि ये खराबी है इसलिए डॉक्टरों द्वारा इसे ठीक किया जाना चाहिए। ये मॉडल समस्या का पूरा केंद्र उस व्यक्ति के शरीर को मान लेता है। अगर हम इसे थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो सतह पर चिकित्सीय मॉडल बहुत तार्किक लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का काम ही है बीमारियों और चोटों का इलाज करना। अगर कोई तकनीक किसी को सुनने या चलने में मदद कर सकती है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैं सोच रही थी, क्या ये दृष्टिकोण व्यक्ति पर ये अनुचित दबाव नहीं डालता कि मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उसे सामान्य दिखना या काम करना ही पड़ेगा? यही तो इस चिकित्सीय मॉडल की सबसे बड़ी खामी है। अच्छा। ये मॉडल इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि जिसे समाज सामान्य कह रहा है वो भी सिर्फ एक गढ़ा हुआ मानक है। ये मॉडल व्यक्ति से कहता है कि समाज का ढांचा तो ऐसा ही रहेगा, तुम्हें इसके हिसाब से खुद को ढालना होगा। मतलब सारा बोझ उसी इंसान पर। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण समाज को अपनी कमियों को देखने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति इलाज के बाद भी उस सामान्य सांचे में फिट नहीं हो पाता तो चिकित्सीय मॉडल के पास उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। और यहीं पर अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो वो तीसरा मॉडल प्रवेश करता है जिसने पूरी बहस की दिशा ही पलट दी, सामाजिक मॉडल या सोशल मॉडल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा है जैसे हम ये कहें कि दुनिया के सभी शहर सिर्फ बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहां हर कैंची, हर दरवाजा, हर मशीन सिर्फ लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ना? ऐसे में दाएं हाथ वाले लोग अचानक से अक्षम महसूस करने लगेंगे। उनके दाएं हाथ में कोई मेडिकल खराबी नहीं है, लेकिन शहर का डिजाइन उन्हें काम नहीं करने दे रहा। ये तुलना सामाजिक मॉडल के मूल सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। ये मॉडल ये स्थापित करता है कि विकलांगता व्यक्ति की किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण उत्पन्न नहीं होती। तो फिर किसके कारण होती है? विकलांगता समाज की संरचना, उसकी बनावट और उसके रवैये के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्ति के पास एक शारीरिक स्थिति हो सकती है, लेकिन समाज की बाधाएं उसे विकलांग बनाती हैं। तो सीढ़ियां होना, ब्रेल लिपि का न होना या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का न होना, ये सब समाज की कमियां हैं, व्यक्ति की नहीं। एकदम। और देखिए, भौतिक बाधाएं तो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन सामाजिक मॉडल वैचारिक बाधाओं पर भी प्रहार करता है। वैचारिक बाधाएं मतलब? जैसे किसी कंपनी के बॉस की ये रूढ़िवादी सोच कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता, ये सोच उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियों से भी बड़ी बाधा बन जाती है। और इसी सामाजिक मॉडल से जन्म लेता है चौथा और सबसे व्यापक मॉडल, मानवाधिकार मॉडल। मानवाधिकार मॉडल ये सिर्फ बाधाओं को हटाने की बात नहीं करता, बल्कि ये मानव विविधता को जश्न मनाता है। बिल्कुल। ये इस विचार पर आधारित है कि हर मनुष्य के पास जन्मजात गरिमा है,
जैसे लोगों की आंखों का रंग अलग-अलग होता है, किसी की लंबाई कम या ज्यादा होती है, वैसे ही लोगों के शरीर और दिमाग के काम करने का तरीका अलग हो सकता है। ये कोई खराबी नहीं है, ये सिर्फ प्राकृतिक विविधता है। सही कहा। इस मॉडल के अनुसार समाज की जिम्मेदारी सिर्फ दया दिखाना या इलाज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समावेशी वातावरण तैयार करना है जहां हर तरह की मानव विविधता पनप सके। जब हम इन चारों मॉडलों को एक साथ देखते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि हमारी शब्दावली में कितना भ्रम है। हम रोजमर्रा की बातचीत में कई शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि विज्ञान और समाजशास्त्र में उनके अलग अलग अर्थ हैं। ये बहुत जरूरी बिंदु है। ज्ञान को जल्दी लेकिन पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए सही शब्दावली का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्षति, अक्षमता और बाधा जैसे शब्दों को एक ही मान लिया जाता है। हाँ, जो कि गलत है। स्रोतों ने इन तीनों के बीच बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर किया है। बिल्कुल, इन शब्दों को अलग अलग समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं क्षति की, जिसे इंग्लिश में इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये किसी अंग, शारीरिक संरचना या मानसिक कार्यप्रणाली में किसी असामान्यता या नुकसान को दर्शाता है। ये पूरी तरह से एक मेडिकल तथ्य है, जैसे कि आंख की नस का खराब होना या किसी दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटना। ठीक है, तो ये हुई क्षति। और फिर अक्षमता या डिसेबिलिटी क्या है? अक्षमता उस क्षति का सीधा परिणाम है। ये किसी कार्य को उस तरीके से करने की क्षमता में कमी है जिसे एक इंसान के लिए सामान्य माना जाता है। अच्छा। अगर आंख की नस में क्षति है तो उसके कारण देख ना पाना अक्षमता है। चलने में असमर्थ होना अक्षमता है। तो इसका कुल मिला के क्या अर्थ है? अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी का उपयोग करूं, मान लीजिए कि एक नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर में कोई खास हार्डवेयर चिप मिसिंग है तो वो क्षति है। हाँ, बिल्कुल। और उस मिसिंग हार्डवेयर चिप की वजह से सॉफ्टवेयर के किसी खास फीचर का काम ना कर पाना अक्षमता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती ना? नहीं, कहानी खत्म होती है बाधा या अपंगता पर, जिसे हैंडीकैप कहते हैं। बाधा वो नुकसान है जो किसी क्षति या अक्षमता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति को अपनी सामान्य भूमिका निभाने से रोकता है। तो अगर हम अपनी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं, बाधा तब है जब उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी ये तय कर ले कि वो कोई ऑल्टरनेटिव मोड या कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं देगी और कहेगी कि अगर हार्डवेयर नहीं है तो आप ये सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अरे, ये एनालॉजी इस संतर को बहुत ही सटीक ढंग से पकड़ती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, ये अक्षमता है। अब वो स्कूल जाता है। अगर उस स्कूल में किताबें केवल सामान्य छपाई में हैं, ब्रेल लिपि या ऑडियो माध्यम उपलब्ध नहीं है, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ये जो ना पढ़ पाने की स्थिति है, ये बाधा है। वाकई ये बाधा बच्चे की आंखों ने नहीं, स्कूल के संसाधनों की कमी ने खड़ी की है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। और इसी संदर्भ में स्रोतों में एक और शब्द का उल्लेख है, गतिविधि सीमा या एक्टिविटी लिमिटेशन। हाँ, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है। दैनिक जीवन के काम जैसे खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना या चलना, इन कार्यों को करने में आने वाली कठिनाई को गतिविधि सीमा कहा जाता है। और इसका आकलन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किस स्तर के समर्थन की आवश्यकता है। ये इस बात का पैमाना है कि व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि शारीरिक स्थिति यानी क्षति, दैनिक जीवन की चुनौतियां यानी अक्षमता और सामाजिक रुकावट यानी बाधा, इनके बीच क्या अंतर है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम समाधान की ओर बढ़ना है। बिल्कुल। यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जन्म से किसी चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और किसी दुर्घटना के बाद चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को एक ही तरह के समर्थन की आवश्यकता होती है? स्रोतों का अंतिम हिस्सा दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाओं का वर्गीकरण करता है, हैबिलिटेशन और पुनर्वास। आमतौर पर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या अंतर है इनमें? सबसे पहले हैबिलिटेशन की बात करते हैं, जिसे हम योग्यता प्राप्ति कह सकते हैं। ये उन सेवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी व्यक्ति को वे कौशल सीखने में मदद करती हैं जो उसमें पहले कभी थे ही नहीं। ये आमतौर पर जन्मजात स्थितियों के लिए लागू होता है। इसका मतलब है बिल्कुल शुरुआत से किसी कौशल का निर्माण करना। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म से ही दृष्टि बाधित है तो उसे ब्रेल लिपि सिखाना हैबिलिटेशन है। एकदम सही।
उसे दुनिया से जुड़ने का एक ऐसा नया कौशल दिया जा रहा है जो उसके पास पहले कभी नहीं था। इसके विपरीत पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन उन कौशलों को वापस पाने की प्रक्रिया है जो पहले मौजूद थे लेकिन किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण खो गए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा धावक था, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट आ गई। अब जब वो महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद दोबारा चलना सीखता है तो ये पुनर्वास है। ये जानकारी कितनी सशक्त करने वाली है यार। है ना? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया समाधान है। बिल्कुल। और निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूंगा कि हैबिलिटेशन और पुनर्वास जैसी सेवाएं वास्तव में मानवाधिकार मॉडल का ही व्यवहारिक रूप हैं, जहां समाज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने में मदद कर रहा है। जब एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तब समाज ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सही प्रशिक्षण और वातावरण मिले। तो पूरे गहन अध्ययन को अगर समेटें, ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी एक्सरे मशीन वाले विचार पर ले आती है। हमने देखा कि कैसे समाज ने एक लंबे समय तक विकलांगता को कर्म और श्राप से जोड़कर देखा। हाँ, जिससे कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ। फिर कैसे हम चिकित्सीय मॉडल की ओर बढ़े, जिसने व्यक्ति को बीमार माना और सारा दबाव उसी पर डाल दिया। और आखिरकार कैसे यूएनसीआरपीडी जैसे अधिकारों और सामाजिक मॉडल ने हमारी आंखें खोली और ये समझाया कि एक टूटी हुई सीढ़ी या ब्रेल लिपि का न होना असली बाधा है, न कि किसी की शारीरिक स्थिति। और अंत में हमने क्षति, अक्षमता, हैबिलिटेशन और पुनर्वास जैसे शब्दों के बीच का तकनीकी अंतर समझा। और ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सूचनाओं के ओवरलोड से बचाती है। यह हमें हमारे आसपास के समाज का सही मूल्यांकन करने की स्पष्ट दृष्टि देती है। जब हम क्षति, अक्षमता और बाधा के बीच का अंतर समझ लेते हैं, तो हम ये पहचानना शुरू कर देते हैं कि समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारियां कहाँ विफल हो रही हैं। बिल्कुल। जब हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं और वहां रैंप नहीं देखते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोग लाचार हैं। इसके बजाय हम ये देखने लगते हैं कि उस इमारत का डिजाइन दोषपूर्ण है। वाकई। अब अंत में इन सभी मॉडलों और सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद स्रोतों से आगे बढ़ते हुए एक विचार है। हाँ, और अब वो विचार मौजूदा ढांचे को चुनौती भी देता है। अगर हम सामाजिक मॉडल की इस बात को मान ले कि समाज ही विकलांग बनाता है, तो जरा सोचिए भविष्य में अगर हम एक ऐसा समाज बना ले जहां तकनीक, बुनियादी ढांचे और सोच के स्तर पर शून्य बाधाएं हों, तो क्या उस दिन विकलांगता शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और केवल मानव विविधता ही शेष बचेगी? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या विकलांगता किसी व्यक्ति का स्थायी सच है, या ये सिर्फ एक ऐसे समाज का लक्षण है जो अभी तक पूरी तरह से समावेशी होना नहीं सीख पाया है? यही वो विचार है जिसके साथ आज के इस गहन अध्ययन को विराम दिया जा सकता है। चीजों को अलग नजरिए से देखते रहिए।